तो बेटा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो बायो का हमारा चैप्टर है, इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए कि इकोलॉजी है क्या। तो ये ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं बायोटिक कंपोनेंट का रिलेशनशिप उनके एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में। बायोटिक कंपोनेंट आपको पता है लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनकी रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ में। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन कहा जाता है हमेशा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को जो कि सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, जो कि इंटरब्रीड करते हैं और एक गिवन प्लेस में रहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर, तो उनको आप क्या कहते हो, पॉपुलेशन। इसके बाद ये कहा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन के, वो हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन में होते हैं अपनी बेसिक नीड के लिए, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कंपटीशन में होते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर हमारा बर्थ रेट आता है, डेथ रेट आता है, सेक्स रेशो आता है। ठीक है, तो देखो बर्थ रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू नेटेलिटी। नंबर ऑफ बर्थ कितनी हो रही है उन्हें नेटेलिटी कहा जाता है, या कैपिटल बी से भी डिनोट करा जाता है। तो आपको बर्थ रेट निकालना होता है तो कैपिटल बी अपॉन में एन करना पड़ता है, एन होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। डेथ रेट निकालना है तो नंबर ऑफ डेथ्स जो होती हैं उनको हम मोर्टेलिटी कहा जाता है और डी से डिनोट करते हैं, तो वो इस तरीके से डेथ रेट भी निकाल सकते हैं। सेक्स रेशो तो पता ही है आपको कितने मेल और फीमेल की रेशो है। एज पिरामिड, ये ज़रूरी चीज़ है, इसमें हम प्लॉट करते हैं कि कितने % ऑफ इंडिविजुअल किसी गिवन एज के या एज ग्रुप के होते हैं कहीं पर, तो हम उन्हें प्लॉट करते हैं। जो पिरामिड की शेप होती है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है ये दिखाने के लिए या ये फाइंड करने के लिए कि ग्रोथ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन क्या है, क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या पॉपुलेशन स्टेबल है या फिर डिक्लाइन कर रही है, तो ये पता लगाने में ज़रूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आपको बना हुआ है, ये आपकी बुक का डायग्राम है, इसमें एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है। देखो एक्सपेंड करती हुई पॉपुलेशन कब कहा जाएगा, जब प्री रिप्रोडक्टिव जो लोग हैं वो ज़्यादा होंगे। स्टेबल कब कहेंगे, सब ये सब बराबर हैं, देखो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव जो लोग हैं वो सेम है। डिक्लाइनिंग कब हो जाएगी, जब प्री रिप्रोडक्टिव जो लोग हैं वो कम होने लग जाएंगे, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करने लग जाएगी। ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आपको याद रखनी है। इसके बाद है पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है किसी गिवन एरिया में स्पेसिफिक टाइम पर, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी डिनोट करता है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में यहाँ पर नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ये चारों चीज़ें आती हैं इसमें। अब ये क्या कह रहे हैं, जो नेटेलिटी और इमिग्रेशन है वो हमेशा इंक्रीज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमेशा उनसे क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है या पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो हमेशा इंक्रीज करती है। मोर्टेलिटी दूसरी तरफ या फिर इमिग्रेशन जो है हमेशा डिक्रीज इन पॉपुलेशन करते हैं। तो एक ये इक्वेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आप बढ़िया तरीके से इसको याद रखना, ये पूछी जाती है। ठीक है, ये रही इक्वेशन हमारी, तो ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर एन टी जो दिखा रखा है वो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी को डिनोट करता है, बाकी बी आई डी ई ये सब आपको पता है, यहाँ पर हम देख चुके हैं ये। ठीक है, इसके बाद है आपका कि अगर b + i ज़्यादा है d + e से, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और अगर b + i कम है d + e से, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। अब इसके बाद आते हैं ग्रोथ मॉडल्स। अब इसमें क्या है कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ विद टाइम होता है, उसे ग्रोथ मॉडल कहा जाता है। जैसे कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ग्राफ आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब क्या है कि हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, ये ऐसी ग्रोथ है जहाँ पर क्या है, हमारे पास अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इसी की वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो इसी से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि बैक्टीरिया को ग्रो करा आपने लैब में, तो ये इसी का एग्जांपल हो सकता है किसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। बाकी इसको हम लोग इस तरीके से ना डिनोट कर सकते हैं। देखो b - d जो है उसको अगर आप r लेट करो तो इस फॉर्म, इसका जो इक्वेशन है वो इस तरीके से हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसमें जे शेप कर्व मिलता है हम लोगों को, और इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म जो है वो इस तरीके से है। बाकी ये सारे जो NT, NO, R या E है, ये सब हमने यहाँ पर लिख दिया कि इनको क्या क्या है ये। इसके बाद है लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहाँ पर क्या है, आप ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे आपके पास, पर जब आप बात करोगे लॉजिस्टिक ग्रोथ की, यहाँ पर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, यानी कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं हमारे पास।
इसका एग्जांपल दे रखा है कि ईस्ट को यूज़ करा जाता है ब्रेड और अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में। और याद रखना लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो एस शेप कर्व बनाता है, और इसकी भी इक्वेशन इस तरीके से यहाँ पर के यूज़ करा जाता है कैरिंग कैपेसिटी के लिए यहाँ पर। अब ये बोला जाता है कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो ज़्यादा रियलिस्टिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अच्छे से याद रखना, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है वो ज़्यादा रियलिस्टिक होती है। मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे आप बोलो कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज वाली चीज़ होंगी, वो नहीं है। ज़्यादा रियलिस्टिक अगर आप पूछा जाए तो लॉजिस्टिक ग्रोथ ही है, जहाँ पर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले आइसोलेशन में तो रह नहीं सकता, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, ताकि वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना पाए, ठीक है। तो इसी पे बेस हमें इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के बारे में बता रखा है, ठीक है। यानी कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें कोई इंडिविजुअल या फिर पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, या दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, एक तरीके से आप ये मान लो। इसमें आता है हमारे पास म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि ऐसी चीज़ जिसमें बेनिफिशियल हो रहा है दोनों ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म है, दोनों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। पैरासिटिज्म क्या होता है यहाँ पर, बेनिफिट किसी एक ऑर्गेनिज्म का पर डिट्रीमेंटल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं लॉस होता है पर एक का बेनिफिट होता है। ब्रूड पैरासिटिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सुना भी होगा कि कभी भी कोई बर्ड होती है वो क्या करती है, अपने एग को ले करती है दूसरे बर्ड के नेस्ट में, और फिर जो दूसरी वाली बर्ड है वो उस एग का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखती है जैसे कि अपने उनका ध्यान रखती है, तो उसी तरीके से होता है। तो इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है। इसके बाद है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब बेनिफिट किसी एक ऑर्गेनिज्म को या फिर डिट्रीमेंटल टू द अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि लायन ने ईट करा डियर को, और एक स्नेक जो है वो फ्रॉग को खा रहा है, एक का तो बेनिफिट हो रहा है पर दूसरे का लॉस हो रहा है। कमेंसलिज्म क्या है, बेनिफिट किसी एक स्पीशीज़ का और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि ना ही किसी को बेनिफिट हो रहा है ना ही किसी को हार्म हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेनिफिट किसी एक को और दूसरी जो है वो न्यूट्रल होती है, ना ही उसका कोई भाई बहुत फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। कंपटीशन क्या है, आपको पता है कंपटीशन में कहीं ना कहीं दोनों स्पीशीज़ को दिक्कत करेगा, दोनों स्पीशीज़ को कहीं ना कुछ हार्म करेगा। अब इसके बारे में बता रखा है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या बता रखा है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो है ना वो दोनों compete करती हैं अगर सेम रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वो क्या करते हैं, compete कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। अगर उनका स्ट्रगल, मतलब ध्यान रखना रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो वो वही आपस में compete करेंगे। और इसमें ये बोला जा रहा है कि जो अगर कंपटीशन हो रहा है पर जो इन्फीरियर स्पीशीज़ है वो एलिमिनेट हो जाएगी, और जो आप बोलो कि जो दूसरी हायर स्पीशीज़ है वो रहेगी, जो बेचारी इन्फीरियर स्पीशीज़ है वो एलिमिनेट हो जाएगी इसमें, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट है एमेंसेलिज्म, जो ये लास्ट है आपका। इसमें क्या है, इसमें आता है डिट्रीमेंटल टू वन न्यूट्रल टू अदर, मतलब किसी एक का लॉस दूसरा न्यूट्रल है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ये है, आप याद रखना कि जो एंटीबायोटिक सिक्रीट करता है फंगस, वो बहुत सारे अदर बैक्टीरिया को तो मार देता है, पर जो फंगस की ही स्पीशीज़ होती है पर वो उस पर असर नहीं करता, यानी कि जो फंगस की जो स्पीशीज़ है वो अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। तो यानी कि बाकी के जो बैक्टीरियाज हैं, फंगस जो भी एंटीबायोटिक हमने फंगस से सिक्रीट करी है वो बाकी के बैक्टीरिया को तो मार देती है, पर अपनी ही स्पीशीज़ जो है उससे अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। ये शॉर्ट रिवीजन, आपका क्विक रिवीजन है इस चैप्टर की।